Welcome to my YouTube channel. I am Sakshi Kaushik. So welcome to part 2 of cognitive dissonance theory. Please make sure कि आप लोग part 1 already देख चुके हैं before going ahead with this part 2. So इस वाले जो वीडियो में that is part 2 हम जिस बारे में डिस्कस करने वाले हैं that is the research evidences, right? research evidences किस चीज़ के? रिसर्च एविडेंसेस कॉग्निटिव डिसोनेंस के. सो हम कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में, जो कि अभी यहाँ पे पॉपअप भी हो रही होगी. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट येट प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट. तो चलिए आज की वीडियो के साथ हम शुरुआत कर देते हैं रिसर्च एविडेंसेस. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर. सो फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर जो है वो एक टाइप का इन्फ्लुएंसर है जो हमारे को कॉग्निटिव डिसोनेंस प्रोवाइड कर सकता है, राइट? कैसे? लेट अस लुक एट द फर्स्ट बुलेट पॉइंट. When someone is forced to do something publicly that they privately really don't wish to do, dissonance is created between their cognitions. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि सपोजिंगली आप हो, राइट? आपको आपके फ्रेंड्स ने एक ऐसी एक्टिविटी करने के लिए बोली पब्लिकली, पूरे थिएटर के सामने एक ऐसी एक्टिविटी करने के लिए बोली जो कि आप प्राइवेटली कभी भी नहीं करते. आप कभी उस एक्टिविटी को एंडोर्स नहीं करते, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है वो एक्टिविटी करना, स्टिल आपके फ्रेंड्स ने फोर्स किया आपको करने के लिए, राइट? तो एक डिसोनेंस क्रिएट होगा. जो डिसोनेंस है वो क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि वो एक्टिविटी आप प्राइवेटली तो करना नहीं चाह रहे थे, बट बिकॉज आपके फ्रेंड्स ने आपको फोर्स किया, सो यू हैड टू डू दैट एक्टिविटी पब्लिकली. सो देयरफॉर देयर वाज अ डिसोनेंस. डन. Now moving on to the second bullet point that states it occurs when an individual performs an action that is inconsistent with her or his beliefs. The behavior can't be changed since it was already in the past, so dissonance will need to be reduced by re-evaluating their attitude to what they have done. तो अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ इस चीज़ का. फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के पार्ट हैं, ठीक है, और वो जो फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिंग में बिलीव करते हैं. सो पर्सनली प्राइवेटली यू डू नॉट लाइक बुलिंग, ठीक है, आपकी प्राइवेट थॉट प्रोसेस है दैट बुलिंग इज़ वेरी बैड. बट जब आप उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपके जो है फोर्स करते हैं आपको अपने जूनियर को बुली करने के लिए, राइट? सो पर्सनली तो आपको बुली करना पसंद नहीं है, बट ऑल्सो आपको उस फ्रेंड्स के ग्रुप का पार्ट भी रहना है क्योंकि वो पॉपुलर है. तो आप वो चीज़ पब्लिकली कर दोगे जो आपको प्राइवेटली पसंद नहीं थी, दैट वाज बुलिंग. सो दिस विल एक्चुअली क्रिएट अ डिसोनेंस, ठीक है, डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा वो आपके लिए, राइट? अब ये जो डिसोनेंस है इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है. क्यों रिड्यूस करना पड़ेगा? क्योंकि बिहेवियर को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते. बिहेवियर इज समथिंग जो आप ऑलरेडी कर चुके, आप बुली कर चुके. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज कि जो डिसोनेंस है उसको रिड्यूस करें बाय रीइवैल्यूएटिंग द एटीट्यूड्स एंड एवरीथिंग एल्स. अब इसका जो एक रिसर्च एविडेंस है वो दिया था फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ ने, ठीक है, फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ ने इन द ईयर ऑफ 1959. अब रिसर्च एविडेंस से मेरा क्या मतलब है कि जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, राइट, अभी मेरे पास करंटली उसका कोई प्रूफ नहीं है. ओनली प्रूफ दैट आई हैव इज मे बी आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया हो मूवीज़ में या फिर रियल लाइफ में कभी ऐसा ऑब्जर्व किया हो. बट फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर का ये जब पूरा का पूरा थ्योरी आया था तो फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ ने इन फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर के लिए एक पर्टिकुलर प्रूफ भी दिया था. उस प्रूफ को ही हम कहते हैं रिसर्च एविडेंस, राइट? सो इसका जो रिसर्च एविडेंस था दैट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ टर्निंग पेग्स टास्क. तो देखो ये एक्सपेरिमेंट हम पहले प्रीवियस वीडियो दैट इज़ आपके एटीट्यूड चेंज वाली जो वीडियोस मैंने क्रिएट किए थे सोशल साइकोलॉजी में, उसमें हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं. सो आई एम गोइंग टू जस्ट ग्लांस थ्रू इट. बहुत ज़्यादा मैं इसको नहीं बोलने वाली हूँ बिकॉज हम इस चीज़ को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. एंड आई एक्सपेक्ट
दैट यू ऑल हैव सीन दैट वीडियो, राइट? सो ये जो टर्निंग पेग्स वाला एक्सपेरिमेंट था, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने सेम ही स्लाइड यहाँ पे लगा दी है. दैट एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डन बाय फेस्टिंगर एंड कार्ल स्मिथ. कौन से ईयर में? 1959 में. एम क्या था? टू डेमोन्स्ट्रेट द कंडीशंस अंडर विच कॉग्निटिव डिसोनेंस विल चेंज एटीट्यूड. सो ये जो है हम एटीट्यूड चेंज में पढ़ चुके हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या हमारा एटीट्यूड चेंज कर सकता है या नहीं. तो इसमें बेसिकली क्या था कि पार्टिसिपेंट्स को 2 बोरिंग टास्क कंप्लीट करने थे. एक तो था एम्प्टीइंग एंड रीफिलिंग द ट्रेज विद स्पूल्स. तो ये है आपकी ट्रेज विद स्पूल्स, इनको एम्प्टी करना था और फिर रीफिल करना था. और सेकेंड टास्क था रिपीटेडली टर्निंग 48 वुडन पेग्स ऑन अ बोर्ड. तो ये हो गए आपके 48 वुडन पेग्स जो उनको रिपीटेडली टर्न करने थे एक बोर्ड पे. ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है, इसको करने के बाद उन पार्टिसिपेंट्स को बोला गया था कि नए आने वाले जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, यू हैव टू टेल देम दैट द एक्सपेरिमेंट वाज रियली गुड. तो मतलब उन्हें क्या बोला कि पब्लिकली एक ऐसी चीज बोलनी है जो वो प्राइवेटली एक्सेप्ट ही नहीं करते. प्राइवेटली उन्हें पता है कि एक्सपेरिमेंट कितना बोरिंग है, बट पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दे हैव टू से कि एक्सपेरिमेंट तो बहुत अच्छा है. एंड फॉर दैट दे वर आल्सो गिवन सम अमाउंट ऑफ मनी. एक ग्रुप को $1 दिया, एक ग्रुप को $20 दिया और एक ग्रुप थी कंट्रोल ग्रुप जिसको कुछ भी नहीं दिया, राइट? और फिर उसके बाद उन लोगों ने जब ये सब बोल दिया, फाइनली व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज कमिंग टू एन एंड, तब उन तीनों ग्रुप से कौन सी ग्रुप्स थी? $1 की ग्रुप, $20 की ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, जिनको कोई पैसा नहीं दिया था और जिनको बोला भी नहीं था कि आपको कुछ झूठ बोलना है या पब्लिकली कोई टास्क करना है, उनको कुछ नहीं बोला था करने के लिए, राइट? सो फाइनली व्हेन द एक्सपेरिमेंट वाज कमिंग टू एन एंड, तो फिर उन पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप्स को बोला गया कि अब आप अपना ओरिजिनल एटीट्यूड बताओ रिगार्डिंग हाउ यू एक्चुअली लाइक्ड द एक्सपेरिमेंट और डिसलाइक्ड इट. तो हुआ क्या कि जो $1 वाले जो पार्टिसिपेंट्स थे ना, $1 वाले पार्टिसिपेंट्स ने फाइनली भी यही बोला कि एक्सपेरिमेंट वाज रियली वेरी गुड. और उन्होंने ऐसा क्यों बोला? बिकॉज दे वॉन्टेड टू अवॉइड देयर कॉग्निटिव डिसोनेंस. ठीक है, तो ठीक है, अब हम इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज टाइम वेस्ट होगा. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, राइट? लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब जो हमारा सेकेंड एविडेंस आया था दैट वाज रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में क्या है? फर्स्ट बुलेट पॉइंट देख लेते हैं क्विकली. पीपल हैव सेवरल वेज टू रिड्यूस डिसोनेंस दैट इज अराउज्ड बाय मेकिंग अ डिसीजन. देखो, हम जब भी कोई डिसीजन मेक करते हैं तो उससे भी हमारे को डिसोनेंस हो सकता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई डिसीजन तो ले लिया, राइट, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि यार जो मेरा डिसीजन था दैट वाज नॉट वेरी मच करेक्ट. तो मुझे डिस्कम्फर्ट होगा. क्यों डिस्कम्फर्ट होगा? क्योंकि मेरा डिसीजन कुछ गलत हो गया. सो अगर लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और फिर उसकी वजह से उनको डिसोनेंस होता है, इवन देन पीपल हैव सेवरल वेज टू रिड्यूस दैट डिसोनेंस. एंड दिस वाज अगेन टोल्ड बाय फेस्टिंगर. ठीक है, पहले वाला भी फेस्टिंगर ने बोला था इन अकोमोडेशन विद कार्ल स्मिथ, बट ये सिर्फ फेस्टिंगर ने बोला है इन द ईयर ऑफ 1964. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिस पे हमें फोकस करना है, दैट इज स्प्रेडिंग अपार्ट द ऑल्टरनेटिव्स. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है डिसीजन मेकिंग के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए. सो व्हाट डू वी मीन बाय स्प्रेडिंग अपार्ट द ऑल्टरनेटिव्स? नाउ कॉमन वे टू रिड्यूस डिसोनेंस इज टू इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द चोजन ऑल्टरनेटिव एंड डिक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रिजेक्टेड ऑल्टरनेटिव. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मैंने एक डिसीजन तो मेक कर लिया. अब उस डिसीजन की वजह से अगर मुझे डिसोनेंस फेस करना पड़ेगा, सो अ वेरी कॉमन वे जो कि हम काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, क्या करते हैं कि जो चीज़ मैंने चूज़ करी उसकी अट्रैक्टिवनेस को तो मैं बढ़ा दूंगी और जो चीज़ मैंने चूज़ नहीं करी थी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के वक्त उसकी अट्रैक्टिवनेस को मैं डिक्रीज कर दूंगी. एक इसका बहुत ही छोटा सा मैं और बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे देती हूँ जो कि हम लोगों ने काफ़ी ऑब्जर्व किया होगा अपने सराउंडिंग्स में. तो एग्जाम्पल क्या है दैट आई वॉन्ट टू गिव यू इज, फॉर एग्जाम्पल, जब हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, राइट, हम अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ गए या फैमिली के साथ गए या कहीं भी हम अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए. वहाँ पे हमने कोई नई डिश ऑर्डर करी. वी वांट टू एक्सप्लोर द डिशेस. तो वहाँ पे हमें एक मेन्यू कार्ड में नई सी डिश मिली और हमें लगा आज तो ये ट्राई करते हैं, बड़ा अच्छा ही होगा, ये ट्राई करके ले लेते हैं. सो ओवर हियर व्हाट वी डिड, हमने एक डिसीजन मेक किया. क्या डिसीजन मेक किया? कि हमने एक डिश चूज की ओवर द
अदर डिशेस, ठीक है, हमने कोई एक खाने की डिश चूज कर ली ओवर दूसरे खाने की डिशों के। फिर जब वो डिश आई और मैंने खाना शुरू किया, सो आई रियलाइज्ड कि दैट इज़ नॉट वेरी टेस्टी, वो बिल्कुल ही बेकार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है। तो जब ये हुआ तो मुझे डिसोनेंस होगा। डिसोनेंस क्यों होगा? क्योंकि मेरे को एक डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि मेरा डिसीजन जो है दैट वाज गलत, राइट, डिसीजन वाज रॉन्ग। सो इस केस में मैं क्या करूँगी, व्हेन पीपल विल आस्क मी कि डिश कैसी है, तो मैं अपने चोजन ऑल्टरनेटिव यानी कि चोजन डिश का जो अट्रैक्टिवनेस है उसको इंक्रीज करके बताऊंगी, एंड आई विल से दैट दिस डिश इज रियली वेरी टेस्टी, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ें लोगों ने मंगाई है उनको मैं बोल दूंगी अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा खाना तो सबसे ज़्यादा टेस्टी है, एंड दिस विल हेल्प मी टू रिड्यूस द डिसोनेंस। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है दैट आई वॉन्टेड टू गिव यू। क्यों मैंने दिया ये एग्जाम्पल इज बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पढ़ रहे हो तो हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड रिमेंबर थिंग्स in a much better way, right? तो ये फिर से this was my example, but जब डिसीजन मेकिंग की थ्योरी आई थी तो रिसर्च एविडेंस यानी कि एक साइंटिफिक प्रूफ किसने दिया था? द पर्सन वॉज ब्रैहम। तो ये आपको नाम जो है याद रखना है। Who gave the research evidence? It was Braham। और एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर में दिया था इन्होंने? 1956 में। 1956 ने ब्रैहम ने एक्सपेरिमेंट किया था। लेट अस क्विकली हैव अ ग्लांस एट व्हाट द एक्सपेरिमेंट वाज। तो एक्सपेरिमेंट बाय ब्रैहम, सबसे पहले नोटिस करने वाली बात है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ फीमेल पार्टिसिपेंट्स थे, राइट? सो फीमेल पार्टिसिपेंट्स वर इन्फॉर्म्ड दैट दे वुड बी हेल्पिंग आउट इन अ स्टडी फंडेड बाय सेवरल मैन्युफैक्चरर्स। दे वर ऑल्सो टोल्ड दैट दे वुड रिसीव वन ऑफ द प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू कॉम्पनसेट फॉर द टाइम एंड एफर्ट। तो ये तो एक इनिशियल है कि कुछ फीमेल पार्टिसिपेंट्स को वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लेके आए, उनको उन्होंने ब्रीफिंग करी कि हम एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं जो कि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, इस स्टडी को वो फंड कर रहे हैं, इस स्टडी को वो मतलब इस स्टडी के लिए वो फंडिंग दे रहे हैं हमको। सो यू विल बी हेल्पिंग अस इन द स्टडी, और रिटर्न में क्योंकि आपने इतना ज़्यादा टाइम और एफर्ट स्पेंड किया है, इन्वेस्ट किया है, सो इन रिटर्न ऑफ दैट टाइम एंड एफर्ट वी विल गिव यू वन और द अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स क्या होंगे? प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि आपका कॉफ़ी मेकर हो गया, इलेक्ट्रिक सैंडविच ग्रिल हो गया, ऑटोमेटिक टोस्टर हो गया, सो ऑल ऑफ दीज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, राइट। तो विमेन को क्या करना था? द विमेन देन रेटेड द डिजायरेबिलिटी ऑफ 8 हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स दैट रेंज्ड इन द प्राइस फ्रॉम $15 to $30। सो पहले फीमेल पार्टिसिपेंट्स को एक सॉर्ट ऑफ ब्रीफिंग दे दी कि ये आपको करना है और एंड में आपको एक ऐसा कुछ करके प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद क्या किया? विमेन के सामने 8 हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स रख दिए, ठीक है, 8 हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स रख दिए उनके सामने, और उनको बोला कि भाई अब ये जो आपके सामने 8 हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं जो जिनका रेंज है $15 to $30, इनको आप रेटिंग दो। रेटिंग कैसे देते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि यार ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई विल गिव 10 out of 10, या फिर इलेक्ट्रिक सैंडविच ग्रिल मे बी आई डोंट लाइक दैट मच, सो मे बी आई विल गिव इट 5 out of 10। तो ऐसे करके उनको रेटिंग देनी थी। आफ्टर दे गेव द रेटिंग, 3 ग्रुप्स को फॉर्म किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन। जो पहला ग्रुप था दैट वाज द कंट्रोल ग्रुप पार्टिसिपेंट्स। दे वर सिंपली गिवन एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स बिकॉज दे डिड नॉट मेक एनी डिसीजन, देयरफॉर नो डिसोनेंस वुड बी देयर। सो जो आपके कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स थे उनको जो भी 8 हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स थे उसमें से कोई भी एक हाउस होल्ड का प्रोडक्ट उठा के दे दिया। अब कंट्रोल ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको कोई डिसोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई डिसोनेंस? बिकॉज दे डिड नॉट हैव टू मेक एनी डिसीजन। कैसा डिसीजन? कि ये रेटिंग वाला जो डिसीजन होता है ना, ये इनका डिसीजन था, लेडीज ने जो रेटिंग दी दैट वाज दैट डिसीजन। बट जो कंट्रोल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स थे उनको ऐसा कोई रेटिंग नहीं देना था, देयरफॉर दे डिड नॉट हैव टू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। तो उनको कोई डिसोनेंस भी नहीं होगा, जो भी प्रोडक्ट उन्हें मिलेगा दे विल बी हैप्पी विद दैट। बट देन कम्स द लो डिसोनेंस ग्रुप। लो डिसोनेंस ग्रुप पार्टिसिपेंट्स का क्या सिनेरियो था? दे हैड टू चूज बिटवीन अ डिजायरेबल प्रोडक्ट एंड वन रेटेड 3 points लोअर ऑन एन 8 point स्केल। तो उनको क्या था
एक ऐसे प्रोडक्ट के, दो ऐसे प्रोडक्ट्स के बीच में चूज करना था। एक प्रोडक्ट था जिसको उन्होंने काफी ज्यादा डिजायरेबल रेट किया था, लाइक 10 आउट ऑफ 10, और एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसको उन्होंने 8 पॉइंट स्केल में जस्ट 3 पॉइंट्स लोअर ही रेट किया था, राइट। सो 3 पॉइंट्स लोअर भी काफ़ी लोअर हो गया एज कम्पेयर टू एकदम डिज़ायरेबल रेट करना। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 आउट ऑफ 10 रेट करना और 7 आउट ऑफ 10 रेट करना में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो क्योंकि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो उनको थोड़ा सा डिसोनेंस तो फील होगा कि अरे मैंने इस प्रोडक्ट को 10 आउट ऑफ 10 रेट किया था और इसको 7 आउट ऑफ 10, और इन दोनों प्रोडक्ट्स में से मुझे कोई एक प्रोडक्ट चूज करना है जो मैं घर पे ले जा सकती हूँ। सो थोड़ा सा डिसोनेंस विल बी देयर, बट इतना नहीं होगा बिकॉज वो 10 आउट ऑफ 10 वाला ले लेंगे। सो देयरफॉर दिस ग्रुप इज कॉल्ड द लो डिसोनेंस ग्रुप। Now comes the high dissonance group, which is of utmost importance. High dissonance group में क्या था? They had to choose between a very highly desirable product and one rated just 1 point lower on an 8 point scale. तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक प्रोडक्ट को तो उन्होंने दे दिए 10 आउट ऑफ 10, ठीक है, एक प्रोडक्ट को उन्होंने दे दिए थे 10 आउट ऑफ 10 और दूसरे प्रोडक्ट को उन्होंने दिए थे 9 आउट ऑफ 10। तो यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा डिसोनेंस होगा। क्यों? बिकॉज दीज फिगर्स आर वेरी क्लोज बाय, बहुत क्लोज बाय हैं ये फिगर्स। सो देयरफॉर दे विल फेस हाई डिसोनेंस व्हेन दे विल हैव टू मेक अ डिसीजन बिटवीन चूजिंग 2 प्रोडक्ट्स. Now after reading the reports about various products, individuals rated the products again. तो ये इन्होंने reports वगैरह पढ़ी थी कि product कैसे होते हैं and all of that. अब इसकी findings क्या थी? This is the most important part कि findings क्या निकली experiment की. The participants in the high dissonance condition. High dissonance condition में कौन से थे? जिन्होंने 10 में से 10 को प्रोडक्ट रेट किया था और 9 में से 10 को, और इन दोनों प्रोडक्ट्स में से उनको कोई एक प्रोडक्ट ही चूज करना था। तो ये पार्टिसिपेंट्स थे आपकी हाई डिसोनेंस के ग्रुप के। So participants who belonged to the high dissonance condition, they were more likely to increase the attractiveness of chosen alternatives and decrease the attractiveness of the unchosen alternatives. तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई, spreading apart the alternatives, जो हमने जब हम decision making पढ़ना बिल्कुल शुरू कर रहे थे उस स्लाइड में पढ़ा था। I hope you remember, ये वाला देखो, spreading apart the alternatives हमने यहाँ पे पढ़ा था। I hope you remember this thing कि हम जो ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं उसकी अट्रैक्टिवनेस को इंक्रीज कर देते हैं और जो ऑल्टरनेटिव हम छोड़ देते हैं, चूज नहीं करते, उसकी अट्रैक्टिवनेस को डिक्रीज कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड एक्सपेरिमेंट बाय ब्रैहम। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। नहीं समझे हो तो प्लीज कमेंट में पूछो अपने डाउट्स, राइट? नाउ द थर्ड फैक्टर एंड द लास्ट थिंग इज योर एफर्ट। इसमें क्या होता है, इफ वी पुट एफर्ट इनटू अ टास्क विच वी हैव चोजन टू कैरी आउट एंड द टास्क टर्न्स आउट बैडली, we experience dissonance, and to reduce this dissonance we are motivated to try to think that the task turned out well. इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज हमें कोई टास्क करना है, ठीक है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत डाला, उसके अंदर बहुत एफर्ट इनपुट दिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, बहुत मेहनत की उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और जब वो टास्क कंप्लीट हुआ भी तो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं हुआ, या आई थॉट कि दिस टास्क वाज नॉट वेरी नाइस, या इतना मेरे एफर्ट जितना मैंने डाला उतना वर्थ इट नहीं था, उतना एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं थी इस टास्क को, ये तो ज़्यादा अच्छा था ही नहीं। तो जब ऐसी चीज़ होगी तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? डिसोनेंस। क्यों एक्सपीरियंस करेंगे? क्योंकि हमने एक ऐसे टास्क में इतना एफर्ट डाल दिया जिसको इतने एफर्ट की ज़रूरत ही नहीं थी, राइट? अब इस डिसोनेंस को रिड्यूस करना है। डिसोनेंस को रिड्यूस करने के लिए वी विल थिंक दैट द टास्क टर्न्ड आउट वेल। हम क्या सोचेंगे कि टास्क जो है वो तो काफ़ी अच्छा हुआ और इस टास्क में इतने एफर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड दिस मेथड इज़ व्हाट वी कॉल एज एफर्ट जस्टिफिकेशन। इसी मेथड को हम कहते हैं एफर्ट जस्टिफिकेशन, कि आपने जो एफर्ट पुट इन किया है यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट एफर्ट, ठीक है। अब एफर्ट की जो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन थी, यानी कि जो रिसर्च एविडेंस था, दैट वॉज गिवन बाय एरनसन एंड मिल्स। कौन से ईयर में? 1959 में। 1959 में एरनसन एंड मिल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। लेट अस क्विकली हैव अ ग्लांस थ्रू दैट।
देखो मैंने एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर दिया है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इन अ मच बेटर वे। तो एरिनसन एंड मिल्स का जो एक्सपेरिमेंट था टू एक्सप्लेन एफर्ट जस्टिफिकेशन, उसकी अगेन हैविंग सीन द पार्टिसिपेंट्स वर फीमेल्स, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स आपके फीमेल्स थे। 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, कंट्रोल ग्रुप, माइल्ड एम्बैरेसमेंट ग्रुप एंड सिवियर एम्बैरेसमेंट ग्रुप। सो प्लीज रिमेंबर ये 3 ग्रुप थे, कंट्रोल ग्रुप, माइल्ड एम्बैरेसमेंट ग्रुप एंड सिवियर एम्बैरेसमेंट ग्रुप, राइट। अब कंडीशंस क्या थी? कंडीशंस थी, देखो ये इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये क्योंकि फ्लो चार्ट ऐसा था, सो देयरफॉर यू आर सीइंग अ लाइन बट देयर इज नो रिलेशन एज सच, राइट। सो प्लीज डोंट अंडरस्टैंड कि कंट्रोल ग्रुप को ये करना था, ठीक है। तो कंडीशन क्या था कि डायरेक्टली टू एक्चुअल स्टडी, पार्टिसिपेंट्स जो कंट्रोल ग्रुप के मेंबर्स थे दे वर सेंट डायरेक्टली टू जो भी एक्चुअल स्टडी थी उसमें, पर जो पार्टिसिपेंट्स माइल्ड एम्बैरेसमेंट ग्रुप के मेंबर्स थे उनको क्या करना था, दे हैड टू रीड अलाउड टू अ मेल एक्सपेरिमेंटर अ लिस्ट ऑफ सेक्स रिलेटेड वर्ड्स लाइक वर्जिन एंड प्रोस्टिट्यूट। अब देखो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा दैट दीज वर्ड्स आर नॉट वेरी मच, ऐसे वर्ड्स तो नहीं है ये जो एम्बैरेसमेंट प्रोड्यूस करेंगे, राइट। बट आप ज़रा उस ईयर पे भी ध्यान दो, कौन सा ईयर था? 1959 वॉज द ईयर। सो 1959 जो ईयर था वो काफ़ी बैकवर्ड था, एंड यूजिंग टर्म्स लाइक वर्जिन और प्रोस्टिट्यूट ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज अ सिनेरियो ऑफ एम्बैरेसमेंट, ठीक है। तो माइल्ड एम्बैरेसमेंट ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको क्या करना था, एक मेल एक्सपेरिमेंटर के सामने ऐसे सेक्स रिलेटेड वर्ड्स का लिस्ट बोलना था, रीड अलाउड करना था। और जो सिवियर एम्बैरेसमेंट में थे, नाउ इमेजिन द कंडीशन ऑफ दोज हु वर इन द सिवियर एम्बैरेसमेंट केस, सिवियर एम्बैरेसमेंट कंडीशन वाले पार्टिसिपेंट्स को दे हैड टू रीड अलाउड ऑब्सीन वर्ड्स एंड अ वेरी एक्सप्लिसिट सेक्सुअल पैसेज। तो इनको सिर्फ एक वर्ड लिस्ट ऑफ वर्ड्स नहीं रीड करना था, rather they also had to read aloud a very explicit sexual message. So this was something that was done, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। रिजल्ट इसका ये था कि द पार्टिसिपेंट्स इन सिवियर एम्बैरेसमेंट कंडीशन गेव द मोस्ट पॉजिटिव रेटिंग टू द टास्क, राइट। तो जब ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट फिनिश हुआ तो इन पार्टिसिपेंट्स को बोला गया दैट आप अपने जो है इसको रेट करो कि आपको कैसा लगा, ठीक है। उन्होंने ये रीड अलाउड किया, माइल्ड एम्बैरेसमेंट ने, सिवियर एम्बैरेसमेंट में दे रेड अलाउड सर्टेन थिंग्स। ये जब उन्होंने रीड कर लिया फिर उनको एक मूवी दिखाई गई थी जो कि थोड़ी सी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट थी, बिटवीन एनिमल्स, राइट, एनिमल्स के बीच में थी। सो ये पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसे एंड हुआ। आफ्टर एंडिंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट all of these participants whether they belong to mild embarrassment या फिर severe embarrassment, उनको बोला गया कि आप अब रेटिंग दो कि आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। तो जो severe embarrassment वाले थे उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रेटिंग दी। Now why do you think उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रेटिंग दी? इसीलिए दी क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे सिवियर एम्बैरेसमेंट में उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला था टास्क के अंदर, राइट। They had to put in a lot of effort while reading out that sexually obscene passage or explicit passage, right? तो अपने effort को वो justify करना चाहते थे because they did not want to face that dissonance। तो अपने effort को उन्होंने justify करते हुए task को एक पॉजिटिव रेटिंग दी एंड सेड दैट टास्क वाज रियली वेरी नाइस, और मेरा जो एफर्ट था वो भी अच्छा रहा, अच्छा हुआ मैंने डाला क्योंकि दिस टास्क वाज नाइस। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? इफ अ वॉलंटरी एक्सपीरियंस विच हैज़ कॉस्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टर्न्स आउट बैडली, वॉलंटरी एक्सपीरियंस था ये टोटली बिकॉज पार्टिसिपेंट्स को वॉलंटरी बोला गया था कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो ओनली देन, दे वर नॉट फोर्स्ड टू रीड अलाउड एनी पैसेज, दे वर गिवन अ विश दैट इफ यू वांट टू रीड अलाउड यू कैन, नहीं तो नहीं, राइट। तो वॉलंटरी एक्सपीरियंस होगा और दैट हैज़ कॉस्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑल्सो, बट इफ इट टर्न्स आउट बैडली जैसा कि इधर हुआ था तो डिसोनेंस कॉज होगा। अब इस डिसोनेंस को ही रिमूव करना है। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी वाज ऑल अबाउट डिसोनेंस कैसे होगा
और उस डिसोनेंस को कैसे रिमूव करेंगे. दिस डिसोनेंस वाज रिड्यूस्ड बाय रीडिफाइनिंग द एक्सपेरिमेंट एज इंटरेस्टिंग. जैसा कि सिवियर एम्बैरेसमेंट वाले टास्क के मेंबर्स ने बोला पॉजिटिव रेटिंग देकर. तो दिस जस्टिफाइज द एफर्ट मेड और इसी चीज को हम कहते हैं एफर्ट जस्टिफिकेशन. राइट, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो थैंक यू so much for watching the video with utmost patience. Do like, share and subscribe to my channel, guys. If you have reached till here, then do subscribe to my channel. Comment down in the comment section below regarding how you liked the video. अगर आपकी कोई suggestions है तो most welcome और subscribe करे बिना नहीं जाना है, right? So thank you, have a good day and bye bye.